चलिए अपन चालू करते हैं, गैस को समझने की कोशिश करते हैं, इस पे अपन चर्चा करते हैं गैस पे। ठीक है, तो क्लासेस आप रिवीजन कर रहे हो ना, क्लासेस को कंटिन्यू रिवीजन करें, मेहनत करते रहें। जो रिवीजन करेगा उनको सफलता जल्दी मिलती है। ठीक है, मैं जितने भी एग्ज़ाम मैंने निकाला है मैं सिर्फ रिवीजन के दम पे निकाला है ना। कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन रिवीजन करो। ठीक है, देखें गैस के बारे में आप दो बातें खास करके जान लीजिए। इसमें पहली बात, आकार इसका नहीं होता। ठीक, मतलब ये अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। इसका आकार जो है क्या है? अनिश्चित, फिक्स नहीं रहता इसका आकार गैस का। दूसरा, आयतन जो वॉल्यूम है वो भी अनिश्चित रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता इसका आयतन भी। ये दोनों बातें हमने समझ लिया कि आकार भी निश्चित नहीं है, आयतन भी अनिश्चित है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि गैस को, कई जगह गैस को द्रव, ठीक, या तरल भी कह दिया जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है? तो कई बार आपने देखा है जो गैस होता है, जैसे लिक्विफाइड गैस है ना, LPG यूज़ करते हैं ना घर पे, देखे होंगे आप, तो इसे तरल भी कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि क्या गैस को तरल कहा जा सकता है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा, सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएगी। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, पहली बात याद रखना। मैं बताया ना, दोनों नहीं होता, कोई फिक्स आकार नहीं होता। जैसे कोयला को देखने पे समझ आता है कि ये गोल साइज़ का एक कोयला है, चौड़े साइज़ का कोयला, मतलब एक सॉलिड स्टेट दिखता है। इसमें दोनों नहीं दिखता। ठीक है, ये ना आकार फिक्स है ना आयतन फिक्स है, जिससे यह जिस पात्र में आप उसको डालोगे ना, उसी पात्र के आयतन व आकार को ये शामिल ग्रहण कर लेगा, अपने अंदर में मिला लेगा। ठीक है, तो याद रखना इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, और जिस बर्तन में, जिस पात्र में डालोगे उसी का आकार को और उसी के आयतन को, जैसा शेप है, आकार और जितना स्थान उसमें ले रहा है उतना स्थान का वॉल्यूम ये क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। जहां आप उसे रखोगे वैसे ही उस बर्तन का, उस पात्र का आकार और आयतन ये ग्रहण करने की इसमें क्षमता होती है। गैसें का एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, गैसें बहुत ज़्यादा अत्यधिक संपीड़ित होती है। अब संपीड़ित किसको कहेंगे? तो कंप्रेस्ड जो फॉर्म होता है उसी को संपीड़ित कहते हैं। मान लीजिए ये ईटा है, और ईटा को कहना चाहिए कि आपको क्या करना है, इस दिशा से 100 किलो इधर से प्रेस करना है, 100 किलो इधर से। जब 200 kg कहना चाहिए कि कंप्रेस्ड हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, तो इसका अवस्था कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो ऐसी ही होती क्या है, ये अत्यधिक संपीड़ित होती है। संपीड़य का जो गुण होता है, कंप्रेस्ड बोलते हैं इसको, है ना। जैसे बोलते हैं ना, अरे यार बहुत स्थान ले रहा है, चल इसको कंप्रेस कर, वैसे ये बहुत ज़्यादा संपीड़ित होती है। ठीक है, तो याद रखना कंप्रेस्ड कहना चाहिए गैसेस। आजकल गाड़ियों में भी कंप्रेस्ड गैसों का यूज़ हो रहा है। ठीक है, लिक्विड जो गाड़ी डीजल और पेट्रोल से नहीं चलती, जो गैस से चलती है, उसमें कंप्रेस्ड गैस का या संपीड़ित गैस का प्रयोग करते हैं। याद रखना इसमें भी बहनों का गुण पाया जाता है। बहती है मतलब ये फ्लो करती है। क्या करती है? गैस भी फ्लो करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान बह जाती है। ठीक है, ऐसा इसे भी क्या कहते हैं? तरल कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ कि इसे तरल कहा जाता है या द्रव कहा जाता है। कई जगह पे हमने देखा, जैसे LPG के एग्जाम्पल अपन लिए थे। लेकिन बहने के गुण इसीलिए तरल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पानी, वायु बहता है। ऑक्सीजन जो आप लेते हो, ऑक्सीजन, है ना, वो नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ों में बहाव का गुण होता है। इसीलिए इन सब को गैस होने के बाद भी क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। याद रखना इसका कोई पृष्ठ तल नहीं होता, कोई इसका कहना चाहिए कि सरफेस नहीं होता है, कोई पृष्ठ तल नहीं होता है। ये कहीं पे भी उड़ के चले जाती है। ऐसा नहीं है कि पानी को जैसे अब ज़मीन पे ही आप गिराओ तो वो ज़मीन पे ही बहते रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका कोई पृष्ठ तल नहीं होता। ठीक है, ये अपने हिसाब से वॉल्यूम सेट कर लेता है जिस पात्र में आप उसको डालो। तो इससे ऐसे से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अपन वाष्पीकरण, ये क्या होता है और कैसे कहना चाहिए कि इससे क्वेश्चन बढ़ता है ना। वाष्पीकरण में एक्चुअली टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वाष्प जो है बनते जाता है। तो वही अपन देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, वाष्पीकरण के बारे में। इंग्लिश में वाष्पीकरण को क्या कहते हैं?
एवापोरेशन कहते हैं। ठीक, तो वाष्प बनने की अवस्था की बात हो रही है ये, है ना। इसमें होता क्या है, ठीक क्वथनांक से कम की स्थिति से कहना चाहिए कि वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे समझेंगे वाष्पीकरण को, तो देखो, वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी द्रव हो, ठीक है, द्रव होना चाहिए, पानी के रूप में होना चाहिए, कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से कम, अपने क्वथनांक से कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम, मान लो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, वो क्वथनांक मतलब मेल्ट हो जाता, वो हो जाता है ना, मतलब बॉयल होता है। तो क्वथनांक से कम, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, मान लो 99 डिग्री सेल्सियस, है ना, 95 डिग्री सेल्सियस। तो इस अवस्था में क्वथनांक जाने के ठीक नीचे की अवस्था, क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर, क्वथनांक मतलब उसमें क्या होगा, सीधा वो बॉयल हो जा रहा है, वाष्पीकरण की बात हो रही है। अब देखना इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी द्रव, मतलब वह प्रक्रम जिसमें कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर, लेकिन क्वथनांक से बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। तो याद रखना, वाष्प में परिवर्तित होने की अवस्था जो उस द्रव के क्वथनांक से कम का तापमान पे होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म हो रही है, मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, बॉयल करके उसको ऊपर भेज दे रहा है, तो वाष्पीकृत हो नहीं पाया है, वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्प बनने की प्रक्रिया चल रही है। यही क्या होता है, इसके क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर वो अवस्था देखने को आपको मिल जाती है। कोई भी लिक्विड पे आप चेक कर लो, चाहे पानी पे कर लो, चाहे शराब पे कर लो, चाहे किसी और चीज़ पे कर लो, ठीक है, चाहे आप और किसी चीज़ों पे लिक्विड पे कर लो, तेल पे कर लो, किसी भी चीज़ पे कर लो, सबका एक अपना प्रॉपर्टी होता है, सबका एक अपना फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें देखना अगला बिंदु क्या कह रहा है, वाष्पीकरण की दर। देखना, वाष्पीकरण की दर है रेट ऑफ एवापोरेशन, वो पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल तथा उसके आयतन बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, जो दर है, दर बोलो, रेट बोलो या उसकी प्रक्रिया बोलो, तो वाष्पीकरण की जो दर है, जो स्पीड जो हो रही है उस पर, तो वाष्पीकरण की दर किसके साथ बढ़ती है, इस प्रश्न को ऐसा पूछा गया है। एक बार यहाँ पे शामिल जो किया गया है, आपको यहाँ पे माधव पहल एकेडमी का वो दिख रहा होगा आपको वाटरमार्क, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, जब हम इस चीज़ को यहाँ पे शामिल किए हैं, वो कहीं ना कहीं पूछा गया है। वाष्पीकरण की दर पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल और तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। मतलब यह जो प्रक्रिया है, यह जो घटना है, ठीक है, वो किसके साथ, जो पृष्ठ सतह है उसके क्षेत्रफल में अगर आप वृद्धि कर रहे हो, किसी भी सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ रहा है, या उसका जो तापमान बढ़ रहा है, जिस पे आप जल को रखे हो या जिस पे आप द्रव को रखे हो, तो वाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक है, छोटा रहेगा तो कम होगा, लेकिन आप उसको बढ़ा रहे हो, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हो, नीचे से तापमान बढ़ा रहे हो। मान लो एक छोटी बाल्टी में आप पानी को रख के क्या कर रहे हो, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कर रहे हो। मैंने क्या किया, इसके जगह में बड़ा बाल्टी ले आया, तो उसमें और ज़्यादा जल्दी से वाष्पीकरण होगा। और अगर इसमें मैं तापमान मान लो 5 डिग्री, उदाहरण दे रहा हूँ ना, 50 डिग्री सेल्सियस दिया, इसमें मैं 80 डिग्री सेल्सियस दिया, तो और जल्दी गर्म होगा, जल्दी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। वाष्प बन के उड़ने की पहले की करण को वाष्पीकरण कहते हैं, और वहीं से फिर बन के ऊपर निकल जाता है। अब देखना, इसमें एक बात आता है, इस क्रिया में जब वाष्पीकरण होता है तो इसमें क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया था आरआरबी में। इससे जब ऐसी स्थिति आएगी, वाष्पीकरण की क्रिया होगी, तो ठंडक उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इससे ठंडक उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि हाथ पर जब आप स्पिरिट को लेते हो या ईथर को डालते हो, तो ठंडक क्या होती है, महसूस होती है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए कि इससे ठंडक क्या उत्पन्न होता है। हाँ, इससे ठंडक महसूस होती है, उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि हाथ पर जब स्पिरिट को लेते हैं या ईथर को लेते हैं अपन, है ना, तब जाकर के हमको ठंडक महसूस होता है।
ठीक, तो हमने अभी देख लिया इस कंडीशन को कि भाई जैसे आप क्या करोगे, इसके क्षेत्रफल में, इसके तापमान में परिवर्तन करोगे, वैसे ही आप में ये टेम्परेचर में मतलब ये चीज़ें, ये प्रक्रिया में वृद्धि होते रहेगा रेट में इसके। ठीक, अब अपन देखेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो चीज़ें यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है। तो अपन देखेंगे किसको, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को देखेंगे। ठीक, क्या होता है ऊर्ध्वपातन, जिसको सबलिमेशन कहते हैं। तो सबलिमेशन जो कहते हैं, इस प्रक्रिया को आप एक बार सुनिए मेरे द्वारा, उसके बाद से आप जान जाएंगे कि कैसे कहना चाहिए इसका प्रयोग होता है और इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। नेप्थलीन बॉल, कपूर, घर में आप जो देखते हो अमोनियम क्लोराइड, ये सब चीज़ जो है इसके अंतर्गत कहना चाहिए कि इसके आता है ना। अब देखिए समझना, ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं। इससे क्वेश्चन आता है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को समझाएं। क्या ऐसी घटना होती है कि ऊर्ध्वपातन की स्थिति सामने आती है। यह वह प्रक्रम है, एक ऐसी प्रक्रिया है, याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्ध्वपातन क्या चीज़ है। तो यह ऐसा प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ बिना द्रव के, अब इस लाइन को समझो आप, क्या बोल रहे, कोई भी पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए, मतलब वो क्या कर रहा है, द्रव में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा अपनी ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होकर उड़ जाता है। ठोस से द्रव नहीं बनता, वो सीधा क्या होता है, वाष्प बन जाता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, इसमें कोई पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित, मतलब यहाँ पे ये ए फेस में है और ये क्या बी फेस में नहीं जाता, सीधा ये क्या होता है, इस प्रक्रिया में सी फेस प्राप्त होता है, सीधा हमको रिजल्ट दिखता है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, कोई पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित, द्रव बना ही नहीं, सीधा ये ठोस है, ठोस से क्या हुआ, सीधा सीधा वाष्प बन गया, यहाँ पे द्रव नहीं बना, वाष्प बन के उड़ गया वो। तो यही प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। कौन कौन सा पदार्थ मतलब सबलिमेशन करते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, इसका भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे देखिए, हम ये तो जान गए कि ऊर्ध्वपातन के लिए बिना द्रव में परिवर्तित किए ठोस अवस्था में बदल जाता है, वाष्प बन के वो निकल जाता है। ठीक, ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में चल देता है बिना द्रव में बदले। तो ये इसका एग्जाम्पल कैसे पूछा जाएगा कि ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आने वाले पदार्थ को छांटिए। तो इसका प्रयोग ऊर्ध्वपातज के रूप में करते हैं। ठीक, ऊर्ध्वपातज के रूप में करते हैं, अन्य पदार्थों से पृथक करने के लिए करते हैं, याद रखना, दूसरे पदार्थों से उसको छांटने के लिए करते हैं। तो ऊर्ध्वपातन जब किया जाएगा तो उन्हीं पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहा जाएगा। ठीक है, वे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातित होंगे, ऊर्ध्वपातित जो होंगे उसी को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहेंगे। कपूर क्या है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। देखिए, जैसे इसका प्रयोग ऊर्ध्वपातज अर्थात वे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातित करते हैं, डायरेक्ट कहना चाहिए कि बिना द्रव में बदले सॉलिड से वाष्प बन जाते हैं, वे कपूर, नेप्थलीन बॉल देखे हो, जिसको घर में मतलब कहना चाहिए कि रखते हैं ना, घर में कपड़े उपड़ों के अंदर में कीड़ा ना लगे करके बाथरूम में लगते हैं, नेप्थलीन बॉल आप देखे होंगे। और अमोनियम क्लोराइड, ये जितने भी चीज़ हैं, अन्य पदार्थों से इसे पृथक करने के लिए, दूसरे पदार्थों से अलग करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब मिश्रणों को छांटने के लिए जो मिक्सचर होता है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसके द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को, दो अलग अलग ठोस जो है आपस में अगर मिले हैं तो उन ठोसों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातज होता है, दूसरा ऊर्ध्वपातज नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दो ठोस के मिश्रण को अलग करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। एक ऊर्ध्वपातज होता है अर्थात उसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, और दूसरा को उसे छांट के अलग निकाला जाता है। इतना हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अगले क्लास में परमाणु के बारे में देखेंगे, जिससे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, एटम्स।
है ना। अपन परमाणु के बारे में देखेंगे और इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।